तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे आज। सुबह एंड शाम को दोनों मिला के हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का 3 चैप्टर्स है, विल कंप्लीट दैट। तो कुछ बेसिक चीज पहले कि व्हाट इज करंट देख लेते हैं। ओके, सो करंट क्या होता है? करंट मीन्स इट इज द rate of flow of charge. Current is the rate of flow of charge. Okay? एंड यहाँ पे चार्ज का मतलब हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। चार्ज का मतलब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करेंगे। सो जहाँ पे भी रेट कम आ जाए वहां पे हम लोग क्या करें? वी ऑलवेज डिवाइडेड बाई टाइम। सो करंट इज आई, चार्ज इज क्यू एंड डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लोइंग। टोटल चार्ज क्या ले सकते हैं? एन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, n into charge on one electron, and charge on one electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So we can write I equals to n e by t। I को लिख सकते हैं हम लोग n e by t। अब Q का ये होता है यूनिट इज कूलम, टाइम का यूनिट इज सेकंड्स। तो करंट का यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकंड, which is also known as ampere। so also known as ampere। so I क्या है? n into 1.6 into 10 power minus 19 by t। अब क्या? if time is equals to 1 second and I is equals to 1 ampere। ठीक है, टाइम इज 1 सेकेंड एंड आई इज 1 एम्पियर। तो n क्या आएगा? 1/1.6 into 10 power minus 19। दिस इज एक्चुअली 6.25 into 10 power 18। दिस इज 6.25 into 10 power 18। इसका मतलब क्या है? इतना इलेक्ट्रॉन्स हर 1 सेकेंड में फ्लो करता है। फ्लोज एवरी सेकेंड फॉर करंट टू बी 1 एम्पियर। मतलब अगर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो हर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट हमारा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टर्म आता है। नेक्स्ट एक टर्म है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या करते हैं हम लोग? पोटेंशियल क्या बोलते हैं? इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in taking a positive charge, in taking a positive charge from one point to other। ठीक है, जनरली इसको हम लोग अभी मतलब हम लोग के काम का ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। सो इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। सो W V है का पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। So V is W by Q. W is joules and Q is coulomb। So this is joules per coulomb और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। So what is potential? Potential is the work done per unit charge in taking a positive charge from one point to other। ठीक है, सो अगर हम एक कंडक्टर का बात करते हैं, if I'm talking about a conductor, ठीक है, एक कंडक्टर में दो एंड्स रहता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड। मान लो ये हमारा पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है। सो नेगेटिव एंड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहता है। नेगेटिव एंड पर देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स।
सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन रहेगा। सो कन्वेंशन वाइज करंट का डायरेक्शन इसका उल्टा रहता है हमेशा। कन्वेंशन वाइज वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम लोग यहाँ पे इसको कुछ कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही कंडक्टर ऐसे ही विदाउट एनी बैटरी कनेक्टेड, तभी इलेक्ट्रॉन्स अपना फ्लो करते रहेगा, ठीक है, जिसका जहां मन वैसे फ्लो करेगा। बट वंस वी कनेक्टेड विद द बैटरी, ठीक है, वंस वी कनेक्टेड विद द बैटरी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में फ्लो करते हैं हमेशा तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन अ लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब while flowing of electrons, the electrons will collide among themselves. इलेक्ट्रॉन्स आपस में भिड़ता है, electrons will collide with the free positive ions also, with the free positive ions in the conductor, ठीक है। So, इससे क्या होगा, all the electrons all electrons don't move in a bulk, all electrons don't move in a bulk, there is a drift of electrons, there is a drift of electrons towards the positive end, ठीक है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, ओके, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है एक तरह से, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस इज द obstruction to the flow of electrons, resistance is the obstruction to the flow of electrons। समझ में आया, what is the resistance, it is the obstruction to the flow of electrons। so next topic become is Ohm's law। पहले भी पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या करता है, Ohm's law states that current flowing in a conductor current flowing in a conductor is directly proportional current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the terminals। Current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। यही है ओम्स लॉ। तो क्या कहता है ओम्स लॉ, देखता V is directly proportional to I, V is directly proportional to I, so V is equals to I into some constant, और यहाँ पर वो constant हमारा R होता है, where R stands for resistance, R stands for resistance, okay? So unit of R पता ही हमें क्या है, it's simple ohms, okay? Important question यहाँ से आ सकता है, what is the limitation of Ohm's law, what is the limitation of Ohm's law। So limitation क्या कहता है कि
physical conditions such as temperature must remain constant. Okay, temperature must remain constant. इसका रीजन क्या है? जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, ये हमारा आर का वैल्यू भी चेंज होता है। अगर ये हमारा आर का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा वो आर इज नॉट कांस्टेंट, आर इज चेंजिंग, तो द ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। क्लियर है? तो कुछ बोल रहा है? समझ में आया यहाँ तक सबको? नेक्स्ट एक टर्म आता है रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टेंस। सो व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज जस्ट reciprocal of resistance. It is just reciprocal of resistance. ठीक है? यहाँ तक सबने नोट कर लिया जो नोट करना था? यहाँ तक सबने नोट कर लिया? Next we come to types of resistors. Types of resistors. First type is ohmic resistor, and second type is non-ohmic resistor. First type is ohmic resistor, and second type is non-ohmic resistor. Ohmic resistor simple, follows Ohm's law. Ohmic resistor follows Ohm's law. Non-ohmic resistor doesn't follow Ohm's law. So for a ohmic resistor and for a non-ohmic resistor. ओके, हम लोग को जनरली क्या दे सकता है? मैक्सिमम एक वीआई ग्राफ बनाने दे सकता है। ओके, मैक्सिमम जनरली हमें वीआई ग्राफ बनाने दे सकता है फॉर अ ओमिक एंड अ नॉन ओमिक रेजिस्टर। सो वीआई ग्राफ कैसा रहेगा? फॉर अ ओमिक रेजिस्टर, फॉर अ ओमिक रेजिस्टर एंड फॉर अ नॉन ओमिक रेजिस्टर। For an ohmic resistor, it is always a straight line passing through the origin. It is always a straight line passing through the origin. And for a non-ohmic resistor, it is a curve. Okay? For a non-ohmic resistor, it is a curve line. Clear है? यहाँ तक सबको सब क्लियर है? आयुष कितना ठेंगा दिखाएगा पता नहीं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यहाँ से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहला आता है हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो ये तो सिंपल है कि हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस रहेगा, हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर बोल सकते हैं, या कभी कभी हम लोग इसको मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं। नेचर ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग इसको मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या आएगा हमारा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड टॉपिक हमारा है, सेकेंड फैक्टर हमारा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो जैसे जैसे हमारा वायर का लेंथ बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
थर्ड आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, क्योंकि अब एक मोटा वायर है। मोटा वायर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का ज्यादा जगह मिल रहा है, तो कोलाइड करने के लिए उसको कम प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा कोलाइड कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ टॉपिक हमारा आता है टेम्परेचर। फोर्थ हमारा आता है टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा मोशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा मोशन भी बढ़ेगा। और अगर हमारा मोशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहां पे कोलिजन का चांसेस ज्यादा है। कोलिजन का चांसेस आर ज्यादा, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अगर हम सेकंड एंड थर्ड अगर हम सेकंड एंड थर्ड को कंबाइन करते हैं, कैन यू राइट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। क्योंकि लेंथ से डायरेक्टली है इसलिए वो ऊपर आया न्यूमरेटर में, एरिया से इनवर्सली है इसलिए वो डिनोमिनेटर में। इसको वी कैन कन्वर्ट टू आर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एल बाई ए, वेयर दिस कांस्टेंट this constant is known as resistivity. This constant is known as resistivity or specific resistance. That this constant is known as resistivity or specific resistance. Okay? So R is equals to rho L by E. So we can write rho equals to R A by L. सिंपल सबसे पहले यूनिट हम लोग अगर देखते हैं तो व्हाट इज रो? रो का यूनिट, आर का यूनिट इज ओम्स, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर, बाई लेंथ का यूनिट इज मीटर, सो इट इज ओम मीटर। इट इज ओम मीटर। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी या रो is always constant for a given material. Rho is always constant for a given material. ठीक है? रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी हमारा कभी चेंज नहीं होता एक मटेरियल के लिए। रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है, बट रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज ऑलवेज फिक्स। क्यों इट इज ऑलवेज फिक्स? रो इज व्हाट? रो क्या है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल इट इज न्यूमेरिकली इक्वल to the resistance of a wire to the resistance of a wire of length 1 meter and area of cross section as 1 meter square and area of cross section 1 meter square। समझ में आया सबको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फर्क क्या है? सबको क्लियर है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फर्क? चलो ठीक है। अच्छा मेरा आवाज क्लियर है? मेरा आवाज एंड वॉइस क्लियर है? आवाज स्क्रीन सब क्लियर है? नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं हमारा व्हाट डज स्लोप ऑफ अ वीआई ग्राफ। व्हाट डज स्लोप ऑफ अ वीआई ग्राफ गिव अस? तो बता सकते हैं इसका आंसर? स्लोप ऑफ अ वीआई ग्राफ क्या होता है? स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ गिव्स अस डैश। तो आंसर बता सकते हैं? वाह, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। करेक्ट।
resistance. Correct. Slope of a VI graph gives us the resistance of a wire. Okay? अगर हम एक VI ग्राफ का स्लोप बनाते हैं, it will always give us the resistance. Okay? Okay? So, अगर हम लोग दो ग्राफ बनाते हैं, एक ये ले लो और एक ये ले लो. मान लो दिस इज एट अ टेम्परेचर T1, this is at a temperature T2. This is at a temperature T1 and this is the temperature T2. This is V, this is I. Okay? कौन सा किसका स्लोप ज्यादा है, T1 वाले का कि T2 वाले का? T1 वाले का स्लोप ज्यादा है कि T2 वाले का स्लोप ज्यादा है? करेक्ट. T1 का स्लोप ज्यादा है, T1 will be greater than T2 since temperature और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्लियर है ये चीज? ओके. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स है जैसे चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. ठीक है, कि किस में हम लोग कैसा वायर यूज करेंगे, ठीक है? किस केस में हम लोग कैसा वायर यूज करेंगे. तो जैसे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, मान लो हम लोग को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, इसमें ऐसा वायर यूज करेंगे जिसमें हमारा रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है, ताकि हमारा ज्यादा करंट फ्लो कर पाए. ओके, समझ में आया? अब यही अगर हम लोग को मान लो कि एक चाहिए, हम लोग को एग्जांपल लेते हैं, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. तो वैसा हम लोग को यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज हाई इनफ. नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं हम फ्यूज वायर, नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं हम फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर के लिए क्या लेंगे, ऐसा जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज लो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज लो. सो हम लोग को जो मटेरियल यूज करना है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिएगा, हम लोग उसका यूज केस पे डिपेंड करेगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स था हमारा. ठीक है. ओके, चलो. नेक्स्ट वी कम टू टर्म ईएमएफ. ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये क्या होता है? व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने से रेजिस्टेंस हमारा हाई रहेगा. हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने से रेजिस्टेंस हमारा हाई रहेगा. ओके. सो वैसा वायर हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर रेजिस्टेंस बॉक्सेस. वैसा वायर इज यूज जनरली फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स, जहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस काफी हाई चाहिए, करंट हमें काफी लो चाहिए. Okay? When the cell is in open circuit, okay, when the cell is kept in open circuit, potential difference between the cells is known as EMF. The potential difference between the cells is known as EMF. और एक क्या आता है, टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? सब कुछ सेम है,
when the cell is in closed circuit. When the cell is in closed circuit. Okay. The PD between the cells. Okay. EMF हम लोग दिखाते हैं कैपिटल ई ये एप्सिलॉन से एंड दिस इज शोन बाय वी. अब एक टर्म और आता है वोल्टेज ड्रॉप. एक टर्म आता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इट इज द पिक्चर से दिस इज बिकॉज ऑफ this occurs because of internal resistance, occurs because of internal resistance of the cell. Okay. समझ में आया चीज? ओके. सो एक सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हुए हैं. हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस द वोल्टेज ड्रॉप. ईएमएफ इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस द वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है. सो ईएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल आई इंटू आर प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर. कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर. सो टर्मिनल वोल्टेज को लिख सकते हैं हम लोग ई माइनस आई इंटू आर. साइलन माइनस आई इंटू आर. ओके. सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे सम्स में काफी काम आता है. टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल या जब भी पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल दैट इज ई माइनस आई आर. दैट इज ई माइनस आई आर. नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस. ठीक है. टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो आई होप अभी तक सबको ये तो पहचानने में आ ही जाता है कि सीरीज कैसे पहचानते हैं, पैरेलल कैसे पहचानते हैं. सिंपल तरीका है, पता है. हाँ जी, V इज द टर्मिनल वोल्टेज. V इज द टर्मिनल वोल्टेज. सो सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज एंड पैरेलल पहचानने का तरीका क्या है? सीरीज में करंट हैज सीरीज में करंट हैज ओनली वन पाथ टू फॉलो. करंट हैज ओनली वन पाथ टू फॉलो. एंड पैरेलल में करंट हैज टू फॉलो मल्टीपल पाथ्स. करंट हैज टू फॉलो मल्टीपल पाथ्स. अगर करंट के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है तो दैट इज इन सीरीज. अगर करंट के पास जाने के लिए मल्टीपल रास्ता मिल जाए तो दैट इज इन पैरेलल. ओके. सो इन सीरीज current across all resistors current across all resistors are same. In parallel, potential difference across all resistors are same. PD across all resistors are same. ठीक है. ये चीज क्लियर है सबको? अच्छा, तो बता सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर का डिफरेंसेस. चांसेस कम है बट स्टिल एक जान के रखते हैं. एमीटर और वोल्टमीटर में फर्क क्या है? पहला, एमीटर क्या करता है? इट विल मेजर द करंट. एमीटर मेजर्स करंट. वोल्टमीटर measures potential difference.
एमीटर क्या करेगा? एमीटर इज ऑलवेज connected in series and voltmeter is connected in parallel. Voltmeter is connected in parallel. Okay. एमीटर के लिए क्या बोल सकते हैं? आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर हैज zero resistance. Ideal ammeter has zero resistance, and ideal voltmeter has infinite resistance. Has infinite resistance. Okay? इसका रीजन क्या है? एमीटर में जीरो रेजिस्टेंस है, मतलब इट डज नॉट ब्लॉक एनी करंट, इट डज नॉट ब्लॉक एनी करंट. ओके. और आइडियल वोल्टमीटर में क्या है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? ताकि इट डज नॉट अलाउ एनी करंट टू पास थ्रू इट, डज नॉट अलाउ एनी करंट टू पास थ्रू इट. ओके. समझ में आ सकता हूँ दोनों का फर्क क्या है? ये वाला नोट कर सकते हो सकता है कि कुछ इससे रिलेटेड दे दे. ओके. बिकॉज कभी कभी आता है कि एक डायग्राम बनाने दे देगा. यू हैव टू कनेक्ट द एमीटर, यू हैव टू कनेक्ट द वोल्टमीटर एंड ऑल. ओके. हो जाए तो बताना. कॉपी हो जाए तो बताना ये वाला. ओके. डन 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 डन. चलो ठीक है. एक सेकेंड. अच्छा. अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज जस्ट द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस करते रहो. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल करके ऐड करते रहना है. ठीक है. ठीक है. कुछ सम्स इसके लिए कर लेंगे अभी, डोंट वरी. देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर देख रहे तो क्या होता है? सो एनर्जी क्या होगा? एक तरह से जो द टोटल वर्क डन विल बी एनर्जी. क्योंकि हम लोग पहले एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे. ये एनर्जी वर्क डन इंटरचेंजेबल है. ठीक. तो फिर से वही चीज है यहाँ पर भी. यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टर्म्स में बात करेंगे हम लोग. तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? जैसे पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो डब्ल्यू क्या होगा? वी इंटू क्यू. वी इंटू क्यू. और क्यू क्या होता है? आई टी. क्यू इज इक्वल्स टू आई टी. सो वी आई टी जा सकता है. अब कैन वी राइट वी इज इक्वल्स टू
आई आर, सो आई आर इंटू आई टी क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। ओके, आई स्क्वायर आर टी। और यहां से हम लोग आई को ये भी तो लिख सकते हैं, वी बाई आर। सो वी इंटू वी बाई आर इंटू टी क्या बनाइए? वी स्क्वायर टी बाई आर, वी स्क्वायर टी बाई आर। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोग क्या क्या फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं? वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर टी बाई आर या वी स्क्वायर टी बाई आर। ये सारा फॉर्मूलाज हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। और वही अगर हम पावर का बात करें, सो पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। सो हर फॉर्मूला को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो दिस इज वी आई। दूसरा वाला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। और तीसरा वाला बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। सो इलेक्ट्रिकल पावर अगर हमें मेजर करना हो तो ये हमारा टर्म्स आ सकता है। दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूलास। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले या इलेक्ट्रिकल पावर बोले, ये हमारे सारे फॉर्मूलाज आ गए ना। ठीक है। अच्छा, घर पर अगर हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किसी को याद है? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एनीवन? घर पे जो बिजली बिल्स आता है वो किस यूनिट में आता है? करेक्ट, किलो वाट आवर। ठीक है, बस किलो वाट आवर, के डब्ल्यू एच। एक सेकंड, फोन पे क्या हुआ? इट्स किलो वाट आवर। ओके, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो घर पे जो भी बिजली बिल्स आएगा दैट इज ए किलो वाट आवर। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है। बल्ब इज रेटेड, हर बल्ब पर एक रेटिंग रहता है, 100 वॉट, 220 वोल्ट्स। ओके, बल्ब इज रेटेड 100 वॉट, 220 वोल्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट if a bulb is connected, this means that if a bulb is connected to a 220 volt supply, to a 220 volt supply, the power consumed, the power consumed is 100 watt. और अगर पावर 100 watt, it means 100 joule of energy, 100 joule of energy, या यहाँ पर we can use a specific term, यहाँ पे we'll use a specific term, 100 joule of electrical energy, 100 joule of electrical energy is consumed every second, is consumed every second. क्लियर है? ओके, लास्ट टॉपिक आया इसमें, इट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स।
अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. पहला फैक्टर क्या है? हीट is directly proportional to the square of current. Heat is directly proportional to the square of current. दूसरा फैक्टर, heat is directly proportional to the resistance. Heat is directly proportional to the resistance. And तीसरा फैक्टर है, heat is directly proportional to the time for which the wire is being used. So ultimately, H क्या है? Proportional to I square RT. So the Joule's law of heating का equation क्या है? H is equals to I square RT. This is the Joule's law of heating. समझ में आया सबको? H is equals to I square RT. क्लियर है सबको यहाँ तक? लिख लो यहाँ तक, फिर विल स्टार्ट विद द सम्स. भैया हाँ बोलो. भैया यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट बिठाते ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? 1. इस केस में कांस्टेंट इज टेकन एज 1. सो 1 इंटू एनीथिंग, तो इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होता. क्या बोला? Two resistances of 4 ohms and 8 ohms are connected in parallel. What will be the combined resistance? Simple सा है. चलो करते हैं. So since they are in parallel, 1 by RP will be equals to 1 by 4 plus 1 by 8. So LCM लेंगे तो 8, 2 plus 1. So this is 3 by 8. So 1 by RP is 3 by 8. तो RP क्या आ जाएगा हमारा? 8 by 3 ohms. The equivalent resistance in parallel is 8 by 3 ohms. Okay. ना ये फ्रैक्शन में छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेसिमल वगैरह करने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, करंट ऑफ 5 एम्पियर. तो ये हमारा आई हो गया. पासेस थ्रू 2 ओम्स. तो ये आर है और ये टी है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी मीन्स द वर्क डन. सो एनर्जी विल कंज्यूम will be I square RT. Energy consumed will be I square RT. So this is 5 into 5 into 2 into 3 को हमें 30 into 60 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मिनट्स में को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. So this will be 25 into 2, 50 into 30 into 60. So 5 threes are 15, 15 6 are 90. 90, फिर 1 2 3, 1 2 3. This is 90,000 joules. करेक्ट, 90,000 जूल्स या 90 किलो जूल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा कोई बता सकता हो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल्स होता है? 1 किलोवाट आवर में कितना जूल्स होता है? करेक्ट, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स. ओके, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स. अगर हम लोग को पूछता कि इसमें कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में आता कि हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम, तो हम लोग क्या करते? 90,000 डिवाइडेड बाई
थ्री सिक्स, एक दो तीन चार पाँच। अगर इससे डिवाइड करते हैं, एक दो तीन चार जीरोस गया, एक दो तीन चार जीरोस गया। So this is actually just 1 by 40 units. This is actually just 1 by 40 units consumed. अगर हमें पूछता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम, तो हमेशा हम लोग को किलोवाट आवर के टर्म्स में छोड़ना है। ओके, हमेशा हमें उसको 3.6 इंटू 10 पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, a battery of 12 volt is connected to a series combination of three of resistors of 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, and 12 ohms. Okay, what will be the current flowing through the 12 ohm resistor? ऐसा है तो पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। चार रेजिस्टर्स है विच आर ऑल इन सीरीज। थ्री का मान लो, ये फोर का, फाइव का, ट्वेल्व का, एंड द बैटरी इज कनेक्टेड टू इट। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आर इक्यू, सिंस इट इज इन सीरीज, will be just R1 plus R2 plus R3 plus R4. R1, R2, R3 plus R4. So this is 3 plus 4 plus 5 plus 12. This is 24 ohms. This is 24 ohms. So current in the circuit क्या निकालता है? V इक्वल्स आई आर यूज करके निकालेंगे। I क्या होगा? V by R. This is 12 by 24. So this is 0.5 amperes. अब क्या लिखना है हमें? अब क्या लिखेंगे? Since all the resistors are in series, since all resistors are in series, the current flowing through all resistors will be same. The current flowing through all resistors will be same. So current through 12 amp ohms resistor, 0.5 amperes only. Current through the 12 ohm resistor will also be 0.5 amperes. Clear है? Easy है? Okay, next. Calculate the net resistance between the points A and B. Okay. So यहाँ पे हमें क्या पहचानना है कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है? देख के बता सकते हैं हम लोग। मान लो ये R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, सो अब देखो, R1 एंड R2, R1 is parallel to R2 and R4 is parallel to R5। इसका ये 1/R पैरेलल कितना आएगा? 1/12 प्लस 1/6। इस दोनों का R1 एंड R2 का इक्विवेलेंट क्या आएगा? अगर R1 और R2 का इक्विवेलेंट है तो हम लोग इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, 1/R12, 1/R12। This will give us 12, 1 plus 2. This will be 3/12 ohms, which is 1/4 amperes. Sorry, 1/4 ohms. So R12 क्या हो गया हमारा? 4 ohms। R12 हमारा 4 ohms आया। ठीक है, अब R45, 4 और 5 क्या है? देखो 4 5 भी हमारा किस में है? पैरेलल में।
4 5 भी हमारा पैरेलल में है, तो 1/r 4 5, दिस इज 1/4 प्लस 1/8, दिस इज 8 LCM आएगा तो 1, सॉरी 2 + 1, तो दिस इज 3/8, so r 4 5 will be 8/3. अब देखो, इसका इक्विवेलेंट, जो सर्कल का, इसका इक्विवेलेंट एंड ये r3, ऑल आर इन सीरीज, कैन बी राइट, r12, r3 एंड r 4 5 is in series. So r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4 + 5, हाँ सही है, 35/3 आ रहा है, which is 11.6. क्लियर है? Okay, next. A given length of a wire is doubled on itself. A given length of a wire is doubled on itself. By what factor does the resistance change? So मान लो इनिशियली R1 है, तो दिस इज रो L1/A1. अच्छा, कोई एक बता सकता अगर रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है, रेजिस्टिविटी का क्या चेंज आएगा? अगर हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर वायर को हम डबल किए, तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर? What will be the change in resistivity of the wire? Good. It does not change. It does not change. Okay. Resistivity of a wire is always constant. So अगर हम R2 लेते हैं, R2 will also be rho, रेजिस्टिविटी तो इसका रो ही रह जाएगा, लेंथ हमारा L2 और एरिया हमारा A2 बन जाएगा. अब क्या बोला, वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब उसको ऐसे अगर वायर था, उसको फोल्ड कर दिया है, ऐसे था तो उसको एक दूसरे पे फोल्ड कर दिया है. सो L2 क्या बन गया हमारा, L1/2. L2 has changed to L1/2. ठीक है. So L1 into A1, this is always L2 into A2, क्योंकि the material of the wires is same. या वॉल्यूम ऑफ वायर हम लोग मान सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज सेम. अब क्या हुआ है, L1/A1 इक्वल्स टू L1/2 इंटू A2. So ये L1 और ये L1 गया, कैन यू गेट A2 इक्वल्स टू 2A1. तो अब R2 में पुट करेंगे, R2 क्या है, रो L2/A2, दिस इज रो इंटू L1/2 divided by 2A1, this is 1/4 रो L1/A1. So can we say R2 becomes 1/4 of original R1? ये हमारा आंसर है. क्लियर है सबको? पढ़ लो वापस. कौन सा पार्ट करना है इसमें, क्या कंफ्यूजन है इसमें? L2 changes to L1/2 क्योंकि बोला है इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ. L1/A1 इक्वल्स टू L2/A2, ये हमारा वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है इसलिए.
L2 की जगह विल पुट L1/2। A2 क्या आ गया, 2A1। अब इस फॉर्मूला में R2 वाले फॉर्मूला में L2 की जगह विल पुट L1/2, A2 की जगह विल पुट 2A1। सो क्या आएगा, रो L1/A1 इंटू 1/4, क्योंकि 2 सा 4, ये 2 नीचे आ जाएगा। एंड रो L1/A1 is R1, रो L1/A1 is R1, R2 is 1/4 R1। Okay, next, a battery of EMF 3 volt supplies current through a circuit in which resistance can be changed। EMF उसका 3 volt से। A high resistance voltmeter is connected। When the current is 1.5 ampere, the voltmeter reads 2.7 volts। Okay, find the internal resistance of the battery। So इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्या है, EMF एप्सिलॉन, ये हमारा I है, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। ओके, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। तो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। एप्सिलॉन इज कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ठीक है, सो दिस इज कैपिटल V प्लस I इंटू स्मॉल r। अब देखो एप्सिलॉन हमें दिया हुआ है 3, कैपिटल V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग है, दिस इज ऑलवेज द टर्मिनल वोल्टेज। V क्या है, 2.7 प्लस 1.5 इंटू आर। समझ में आया? तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 - 2.7 is 2, 0.3 is 1.5 r। R is 0.3 by 1.5, this is 0.2 ohms, correct? It is 0.2 ohms। समझ में आया? सबको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, a battery of EMF 15 volt and internal resistance 3 ohms is connected to two resistors of 3 ohm and 6 ohm in series। So रूल क्या है, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, हम लोग उतने ही वैल्यू का रेजिस्टर को बैटरी के ठीक बगल में लगा देते हैं इन सीरीज। सो दिस इज 3 ओम्स, और ये 3 ओम और 6 ओम एक अलग से सीरीज में है। सो दिस इज 3 ओम्स एंड दिस इज मान लो 6 ओम्स। ठीक है, एंड दिस इज गिवन एज 15 वोल्ट। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। करंट थ्रू द बैटरी के लिए हमेशा पहले आर इक्यू निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे R1, R2 एंड स्मॉल R1, R2 and small r all are in series, so equivalent resistance will be 3 plus 6 plus 3, this is 12 ohms, this will be 12 ohms। करंट क्या होगा, V by R, यहाँ पे एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, दिस इज 15/12, दिस इज 1.25 amperes। okay, okay, this is 1.25। और क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, मतलब भी आर टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ, दिस इज एक्चुअली द ईएमएफ। सो टर्मिनल वोल्टेज V is equals to क्या है, EMF minus voltage drop, and voltage drop is I into R, voltage drop is I into R। okay, this is the voltage drop। EMF कितना है, 15 minus 1.25 into 3, so this is 15 minus 3.75,
तो ये आ जाएगा हमारा 11.25 वोल्ट्स। करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। कर दो सब। हो जा सकता। ओके। Water in an electric kettle connected to a 220-volt supply took 5 minutes to reach its boiling point. How long will it take if the supply falls to 200 volts? Okay. How long will it take the supply? Okay. So देखो हम लोग को इस दोनों क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है. See, the concept usually the amount of electrical energy required is same. The amount of electrical energy required is same in both the cases. क्योंकि तभी पानी गर्म होगा, तभी पानी बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, क्योंकि दोनों में एनर्जी तो सेम चाहिए. सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? I² RT या V²T/R या VIT. अब देखो सिंस वी डोंट नो आई, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला गया काम से. ठीक है. कैन वी से V1² × T1/R1 must be equals to V2² × T2/R2. अब देखो since resistance remains constant for a equipment, resistance remains constant, so we can say R1 is equals to R2. So ये और ये गया, and we say V1² × T1 will be equals to V2² × T2. So initially कितना था? 220 volts और ये 5 minutes. 220 volts और 5 minutes. तो can we say 220 into 220 into 5 minutes पे लिखेंगे 300. This is equals to 200 into 200 into T2. 5 मिनट्स है उसको हम लोग कन्वर्ट की है टू सेकेंड्स. तो T2 कितना आ रहा है? 220 into 220 into 300 by 200 into 200. 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो सब गया. ये जाएगा 11 सा, ये भी जाएगा 11 सा. जी ने 11 into 11 into 3, so this is 363 seconds. 363 seconds. Calculation mistake है, check करो विशाल. So this gives 6 minutes and 3 seconds. This is 6 minutes and 3 seconds. Clear है सबको? कंप्लीट कर लिया सबका? कंप्लीट हो जाए तो फिर बोलना आगे बढ़ेंगे. ओके. नेक्स्ट
A bulb is rated 12 watt 24 volts. So मतलब ये इसका पावर कंजम्पशन दे दिया. It operates on 12 volt battery for 20 minutes. Calculate the current. So पावर का क्या हम लोग पढ़े? पावर क्या हो सकता है? V into I. पावर कंज्यूम्ड कैन बी रिटन एज V into I. पावर कितना है इसका? 24. तो 24 इक्वल्स टू V कितना है? 12 into I. I कितना आएगा? 24 by 12. This is 2 ampere. It is 2 ampere. अब एनर्जी कंज्यूम देखो, एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या क्या है हमारे पास? एनर्जी के लिए इट इज VIT या I² RT या V²T/R. ये है हमारा फॉर्मूला. सो कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पे यूज करने के लिए, तो बता सकते हैं इन तीनों? इन दिस केस करेक्ट VIT, क्योंकि वी नो आई, वी नो टी. V है 12, आई हम लोग अभी निकाले 2, और टाइम कितना दिया हुआ है? 20 मिनट्स. तो जस्ट कन्वर्टेड टू 7. 20 into 6. तो 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 6 जा 28800. This is energy consumed. Correct. So we can write it as 28.8 kilojoules. Kilojoules में नहीं भी करोगे चल जाए. लास्ट सेंस क्या है? Electric bulb is rated as 100 watt 250 volt. 100 watt 250 volt. So this is the power. This is the voltage. How much current? Simple है. Again P equals to VI. I क्या हो जाएगा? P by V. I will be P by V. So 100 by 250. This is 0.4 ampere. 0.4 ampere. Okay. समझ में आया? Okay. ठीक है चलो. अभी के लिए हम लोग यही तक रखते हैं. हम लोग का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है. प्लीज आज इसको पूरा दिन अच्छा से पढ़ेगा. तो डाउट्स होगा शाम की क्लास में ले लेंगे. और शाम को हाउस होल्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे. वो दोनों थोड़ा मेजरली थ्योरेटिकल चैप्टर से. ओके. ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. समझना. बाय. शाम को देख